नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, इंटरनेशनल एक्सपर्ट। और डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं जनरली चाइना पर। चाइना पे अच्छे पकड़ है डॉक्टर साहब की। और डॉक्टर साहब से अब हम पूछेंगे कि चीनी सैनिक इंडिया में इंट्रूशन कर रहे हैं, की भी है। आज टॉक्स भी हुई दोनों के बीच में, अभी तक डिटेल्स नहीं आई उसके कि क्या टॉक्स हुई। चाइनीज सैनिक इंडिया में घुसे, उन्हें आईटीबीपी दिखी और वो देख करके भाग गए वापस। तो क्या है चाइना की मंशा और वो ऐसे इंट्रूजन्स क्यों कर रहा है? साथ में क्या इंडिया का, जैसे पाकिस्तान क्लेम करता है कि इंडिया डर गया और इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। इंडिया का रिस्पॉन्स कितना स्ट्रांग है और कैसा स्ट्रांग है? डॉक्टर साहब, क्या हालत है जय हिंद। उस? जय हिंद सर। जी, देखिए, जो चाइनीज इंट्रूजन हुआ, ये अभी रिसेंटली हुआ। लगभग 200 सैनिक थे पीएलए के। पीएलए मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीनी सेना है उसको पीएलए कहते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश के हमारा जो तवांग का रीजन है, वहां पर इनका इंट्रूजन था। और जब इनको पता चला कि हमको ट्रेस कर लिया है आईटीबीपी ने, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने, तो ये भाग गए। लगभग 200 के लगभग थे। हालांकि देखिए, हम भी इसके ऊपर उसी समय बात कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों अवॉइड किया? कई बार क्या होता है कि हमारे स्पेशली जो मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स हैं, एकदम से भोकाल काट देते हैं, कुछ भी बोलना शुरू करते हैं कि वो घुसे थे और फिर आईटीबीपी ने अरेस्ट किया। जबकि ऐसा नहीं हुआ कि अरेस्ट करने की नौबत आई, वो आईटीबीपी को देखकर ही भाग गए। अरे, कि और जो हमारे न्यूज चैनल्स पे चल रहा था कि कुछ को अरेस्ट कर लिया, फिर जो कमांडर्स थी उनकी बात हुई, उसके बाद भारत ने उनको रिलीज किया। लेकिन वास्तविकता ये है कि गलवान के बाद जो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इनको क्षति पहुंची थी जान की, उनको अपने नंबर छुपाने पड़े थे। ये तो आज भी कहते हैं, 3 या 5 नंबर बताते हैं, इतने ही लोग इनके मारे गए थे गलवान में। हम तो खुल के बोलते हैं कि 20 हमारे शहीद हुए थे। इंडियन आर्मी इज नोन फॉर दैट कि जो हमारी कैजुअलिटी होती है हम उसको छुपाते नहीं, हम बताते हैं हमेशा जो भी कैजुअलिटी होती है। लेकिन हम अगर थर्ड पार्टी की बात करें कि हम ना चाइना की बात माने, ना हिंदुस्तान की बात माने, हम रशिया की बात माने, जो चाइना का भी दोस्त है, तो तास जो उनकी सरकारी एजेंसी है, वो कहती है लगभग लगभग 46 चीनियों को मारा था हिंदुस्तान ने। तो उसके बाद से मुझे जो एक चीज दिख रही है कि ये डायरेक्ट कॉम्बैट करना नहीं चाहते। शायद इनको लगता होगा कि वापस से नंबर छुपाने की जरूरत नहीं पड़ जाए। तो ये जैसे ही इनको पता चला कि आईटीबीपी ने हमको ट्रेस कर लिया, ये भाग गए। लेकिन आप ये देखिए कि इस प्रकार की हरकतें जो चाइना कर रहा है, पहले उन्होंने उत्तराखंड में की, अभी की, और वो भी टॉक्स से पहले, ये दर्शाता है कि चाइना की नीयत साफ नहीं है। अभी टॉक्स में क्या बात हुई ये बाहर नहीं आई है। मैं चाहता हूं कि मैं गलत प्रूव हूं, लेकिन जो मुझे देखकर लगता है कि इस बार की टॉक्स में शायद कुछ ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर होता होता तो उसके 2-3 दिन पहले टॉक्स के इस प्रकार की हरकत ये लोग नहीं करते इंट्रूजन करने की। लेकिन इनका देख लिया इन्होंने, इनमें दिल गुर्दे जिसको कहते हैं उर्दू में, चीनियों में दिल गुर्दे नहीं है। भारत की सेना को देख के ये भाग खड़े होते हैं। लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि इनकी नीयत तवांग को लेकर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर अच्छी नहीं है। ओ, अच्छा, जहां तक बात ये कि चाइना इंट्रूजन्स कर रहा है, इंडिया उसका जवाब दे रहा है, इंडिया वहां टैंक ले गया है, इंडिया वहां मिसाइल्स ले गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि टक्कर बराबरी की है या इंडिया कहीं बैकफुट पे दिख रहा है इस पूरे गेम में? देखिए, अभी आप देखिए कि 2 बार हमने रिसेंटली 2017 में डोकलाम, अच्छा, जो लोग समझते नहीं है उनको समझना चाहिए कि डोकलाम भारत भूमि पे नहीं आता है। डोकलाम ट्राई जंक्शन पर जरूर है। ट्राई जंक्शन मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर 3 कंट्रीज का जंक्शन हो रहा हो, मिल रहे हो। तो वहां 3 कंट्रीज मिल रहे हैं, भारत, चीन और भूटान। लेकिन जो डोकलाम वाला क्षेत्र है वो भूटान का है। लेकिन चूंकि भूटान के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, जिसके तहत हम भूटान को संभालते हैं, यदि कोई भी उस पर अटैक करेगा तो भारत की सेना उसको बचाएगी। तो जब चाइना ने वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू किया, तो आई बॉल टू आई बॉल खड़े होके इंडियन आर्मी ने उनको पीछे हटने पर मजबूर किया। पहली बार ये हुआ तो चाइना को इनसे सोचा भी नहीं था ये। फिर अभी जो इन्होंने देखा कि गलवान में हमारे, जो लद्दाख में इन्होंने किया,
उसके बाद हमने किस प्रकार से अचंभित करके चीनियों को कैलाश हाइट्स को ऑक्यूपाई किया, और जो उनका मोल्डो गैरिसन था बिल्कुल हमारे निशाने की जद में था। उसके बाद ही तो इन्होंने फिर पीस टॉक करना शुरू की और वापस से पीछे हटना शुरू किए। तो हमने हमारे लिए एकदम से इन्होंने एक तरह से बैक स्टेपिंग जरूर की थी, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था, लेकिन भारत ने बिल्कुल मिरर डिप्लॉयमेंट भी किया और हमारे ब्रेव हार्ट्स ने जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स थी कैलाश रिजेस की, कैलाश माउंटेन्स की, उनको ऑक्यूपाई किया। तो बिल्कुल भारत उन्नी सा नहीं है, जितना चाइना कर रहा है उससे ज्यादा हम कर रहे हैं। और रोहित जी, मैं डिफेंस को पढ़ता हूँ, कम से कम एयर पावर की यदि बात करें तो उस क्षेत्र विशेष में जो ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, वहां भारत की एयरफोर्स की स्थिति बनिस्बत चीन के अच्छी है, क्योंकि टोपोग्राफी भी हमारा सपोर्ट करती है और हमारा डिप्लॉयमेंट भी बहुत अच्छा है, तो हम कभी कम नहीं पड़ रहे। लेकिन हाँ, अगर हम जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस के एतबार से सोचें तो इनकी जो बार बार मंशा है अरुणाचल पर, विशेषकर तवांग पर, वो अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि ये लोग क्लेम करते हैं। और चाइना का तो कैसा है पता है कि कहीं पे भी कुछ भी क्लेम कर सकता है। कल से वो ये बोल सकता है कि पूरा पूरा फिलीपींस मेरा है, तो वो तो कहीं भी क्लेम कर देंगे। लेकिन ये क्लेम करते हैं कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो साउथ तिब्बत है। और तवांग पे इनकी विशेष नजर इसलिए रहती है क्योंकि जो तिब्बतियन बुद्धिज्म है उसकी सेकंड मोस्ट सेक्रेड प्लेस कोई है तो वो तवांग आती है। फर्स्ट इज लहासा, सेकंड इज तवांग। इसीलिए आपने देखा होगा कि दलाई लामा की यदि उस तरफ जाने की बात होती है तो चीन ऐतराज करता है। मोदी जी ने तो उस चीज को नहीं पाला, लेकिन मनमोहन सिंह जी के समय तो प्रधानमंत्री भी नहीं जाते थे कि चीन को ऐतराज होता था कि हम अरुणाचल प्रदेश जाए तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी तो जाते हैं। तो हमको चीन को जवाब देना आना चाहिए और हम जवाब दे रहे हैं। और चीन की अभी घेराबंदी जो हो रही है ना रोहित जी, बहुत अच्छी हो रही है। अभी कुछ आपने वीडियोस देखे होंगे कि ताइवान में अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो ताइवानीज आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं। अभी एक एक्सीडेंट भी हुआ, उसके बारे में हम कल परसों में बात करेंगे। अमेरिकन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन साउथ चाइना सी में, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होना एक अलग चीज है, उसको अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन ताइवान के पास में साउथ चाइना सी में अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन प्रेजेंट हो चुकी हैं, तो अमेरिकन सोल्जर्स ताइवान में पहुंच चुके हैं। तो ये जो क्षेत्र है ना, चीन की घेराबंदी का क्षेत्र बन चुका है। चीन परेशान है, वो इसीलिए भी मुझे लगता है कि ये बार बार इंट्रूजन करता है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि भारत जो है नेवल कैपेबिलिटीज डेवलप करे और उस तरफ जो साउथ चाइना सी का एरिया है और मलक्का स्ट्रेट वाला एरिया है वहां चीन को चैलेंज करे। तो वो चाहता है भारत को एंगेज रखना बॉर्डर पर, लैंड बॉर्डर के ऊपर। इसलिए छोटी छोटी खुराफाते जो होती है ना, अंदर घुस गए फिर भाग गए, फिर कहीं कुछ करने की कोशिश की, इस प्रकार की चीजें चीन करता रहेगा ताकि हमारा ध्यान डाइवर्ट करे साउथ चाइना सी से, मलक्का स्ट्रेट से, नेवल पोजीशन से। क्योंकि थर्ड जो भी युद्ध होगा अब, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी या जो भी होगा, उसमें जो हमारा इंडियन ओशन है और इंडो पैसिफिक है वही ग्राउंड जीरो रहेगा। तो चीन नहीं चाहता कि भारत जैसी सशक्त शक्ति वहां पर अपना विस्तार करे, इसीलिए छेड़ता है। और ये संघर्ष चलता रहना है रोहित जी, एकदम खत्म नहीं होगा। कम से कम मैं बोलता हूँ 2 दशक तक चलेगा, क्योंकि जब तक ये नई कोल्ड वॉर का समाप्ति नहीं होगी चीन के हारने तक, तब तक ये चलेगा संघर्ष। ओके, तो क्या जिस तरीके की आप डिप्लॉयमेंट्स देख रहे हैं अभी, साउथ चाइना सी में भी चाइना प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जापान से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ताइवान से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, फिलीपींस से, वियतनाम से, इंडिया से। क्या चाइना को ये डर नहीं लगता कि उसके खिलाफ इतना बड़ी लामबंदी हो रही है? क्वाड अलग बना है, एयू के यूएस अलग बना हुआ है, फिलीपींस अलग खड़ा है, हाँ, जापान अलग से उसके खिलाफ खड़ा है, वियतनाम ने हमसे ही ब्रह्मोस खरीदे उसके लिए उसके खिलाफ, इंडिया तो वैसे ही लामबंद है। तो क्या उसे लगता नहीं है सारे सारे उसके पड़ोसी उसके दुश्मन बनते जा रहे हैं? अ, इतनी दुश्मनियां लेके नहीं, कहाँ जा सकता? आप गलत बोल रहे हैं यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि चीन इन सब से परेशान नहीं हो रहा, तो इन सब से परेशान नहीं हो रहा है।
भारत समेत इन सब देशों को चीन परेशान कर रहा है। तो जो क्रिया कर रहा है चीन, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये सब चीजें हो रही हैं। और चीन चाहकर भी ये सब बड़ी गोलबंदी को नहीं हरा सकता, क्योंकि उस पे दो बड़े पावर हैं। एक ग्लोबल पावर अमेरिका है और एक दूसरा बड़ा पावर भारत है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से आज ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो नंबर्स देने की बात चल रही है, 8 या 9 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की, इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की कैपेबिलिटी में फ्रांस से भी आगे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ग्रेट ब्रिटेन से भी ज्यादा हो जाएगा आगे। तो इसके ये किसके खिलाफ है? ये खिलाफ एक ही व्यक्ति के खिलाफ है, एक ही देश के खिलाफ है, जिसका नाम है चाइना। फिर भी चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? इसके बहुत सारे रीजन है रोहित जी। मेरा ये मत है कि चाइना का जितना राइज होना था वो हो चुका है। अब चाइना जो है वो डिक्लाइनिंग पावर है। चाइना के अंदर उनकी अर्थव्यवस्था की बहुत सारी प्रॉब्लम है। और शी जिनपिंग को यदि अपनी मुट्ठी में सत्ता को केंद्रित रखना है, तो एक उग्र राष्ट्रवाद को जगाना है चीनियों के अंदर। और उग्र राष्ट्रवाद जगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि फॉरेन टेरिटरी को आप कैप्चर कर लो, आप युद्ध के वातावरण बनाओ। और आप सोचिए ना, शी जिनपिंग वही व्यक्ति है जो शी जिनपिंग थॉट्स के नाम से पुस्तकें चलती हैं। चीन में उसकी, जब नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार थी तो नेपाल में भी वो पुस्तकें आ चुकी थी। तो जो व्यक्ति पुस्तकों में इतना होना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं चाहता है कि माओ के बाद उसको माना जाए सबसे बड़ा चीनी नेता। वो तभी होगा जब वो ताइवान को कब्जा कर ले। ताइवान को कब्जा करना मतलब एक बड़े युद्ध की तैयारी करना, क्योंकि ताइवान पे कब्जा होता है तो जापान ने पहले ही किया रखा, क्योंकि आज ताइवान गया तो उसके बाद जापान का आइलैंड है। आप ये मान के चलिए, हमने विश्व युद्ध दो द्वितीय देखा है। पोलैंड जाता है, पोलैंड के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस हद तक के फटाफट देश गिरना शुरू होते हैं जर्मनी के सामने, कि अंततः कथवा ये होता है कि फ्रांस गिरता है। जब फ्रांस गिरता है तो ब्रिटेन को लगता है कि अब मैं गया, तो फिर वो अटैक करना शुरू करता है, फिर बैटल ऑफ ब्रिटेन होना शुरू होती है। तो जापान को भी लगता है कि अगर ताइवान गिरा तो फिर उसके बाद जापानी आइलैंड्स का नंबर है। और जापान के साथ अमेरिका का रक्षा समझौता है। तो ये जो स्थितियां परिस्थितियां बनी रही है, विश्व युद्ध या बड़े युद्ध की तरफ ले जा रही है। और वो चीन धकेल रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग चाहते हैं कि पावर को अपनी मुट्ठी में केंद्रित रखें। और अब चाइना का ग्रोथ जो है वो खत्म होकर अब डिक्लाइन पे शुरू हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो गिरता हुआ पावर होता है ना, वो हमेशा उग्र होता है। तो ये उग्रता दिख रही है मेरे मुझे चाइना के अंदर। और आप चाहेंगे तो हम अगली बार बात करेंगे, तो हम मैंने बहुत सारे पॉइंट बनाए हैं, उसके लिए एक अलग ही पूरा सेशन करेंगे कि क्यों चाइना अब राइजिंग पावर नहीं है बल्कि डिमिनिशिंग पावर है। उस पर एक अलग ही संवाद करेंगे 40-45 मिनट का। या मतलब एक एक सरसरी तौर पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जो कि हमारे व्यूअर्स ने बहुत बोला था कि चाइना पे बात करें। डिमांड थी कि गुलरेज भाई को फिर से बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि चाइनीज इकोनॉमी पे पिछली बार आपने बताया था कि चाइनीज इकोनॉमी डाउन जा रही है, एवरग्रांड क्राइसिस हो या कोल क्राइसिस हो, चाइनीज इकोनॉमी गिरती हुई दिख रही है। आपको अगले 1 साल में और अगले 10 साल में चाइनीज इकोनॉमी कहाँ जाती दिखती है, और क्या हालत है इस समय चाइनीज इकोनॉमी की? देखिए, चाइना ने जो अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट किया ना रोहित जी, वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाया। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बना। आप पूछते हैं कि 1 साल में क्या होगा, तो 1 साल में बहुत कुछ परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन अगले 5-7 साल और 10 साल में बात करें तो दुनिया की कंट्रीज डीकपल होने की कोशिश कर रही हैं चीन की सप्लाई चेन से। क्योंकि इसकी शुरुआत होती है कोरोना में। हमने जो देखा जिस प्रकार से वहां पहले चीजें शट डाउन हुई, तो दुनिया भर में सप्लाई चेन डाउन हो गई और सारी प्रोडक्शन यूनिट्स परेशानी में आ गई, बंद होने की कगार पर पहुंची। फिर अभी वहां बिजली का संकट चल रहा है, तो आप मान के चले कि ग्लोबल इन्फ्लेशन, ग्लोबल महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि फिर सप्लाई चेन वहां की बाधित हो रही हैं। और जिस प्रकार से चाइना उग्रता दिखा रहा है, तो अब वेस्ट भी जो है, देखिए मत भूलिए इस चीज को कि अमेरिका के कंधों पर सवार होकर चाइना यहां तक पहुंचा इकोनॉमिकली। अब वो खंडे उसको उठाना नहीं चाहते। अमेरिका एक बूढ़ा शेर है, लेकिन सब मिल जाते हैं। जब अमेरिका मिल जाता है, हिंदुस्तान मिल जाता है, ब्रिटेन मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया जापान मिल जाता है, तो वो शेर बहुत ताकतवर है। वो खत्म नहीं हुआ है, वो बूढ़ा शेर जरूर हुआ है लेकिन बहुत पावरफुल है। चीन से आज भी ज्यादा सशक्त है। और उसकी इकोनॉमी जो है
चीन से ज्यादा लाइवली है, क्योंकि वो ओपन मार्केट पर है। ये चाइना का जो कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है उसकी एक सीमा है। अब देखिए कि चाइना की 30% जीडीपी जो थी वो डिपेंड करती है रियल एस्टेट पर। रियल एस्टेट इज इन अ वेरी बैड शेप इन चाइना राइट नाउ, स्पेशली आफ्टर एवरग्रांड क्राइसिस। फिर जो सप्लाई चेन्स में जो डीकपलिंग होने चल रहा है, अब एप्पल कह रहा है कि वो हिंदुस्तान में अपनी बेस बनाना चाहता है। उसी प्रकार से एलोन मस्क भी कहते हैं कि टेस्ला की जो बेस है वो भी हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं, और आसपास के कुछ दूसरे देशों में भी सब्सिडरीज को डाल सकते हैं, जैसे वियतनाम में डाल सकते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया में डाल सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी जो थी उसको डेफिनेटली बड़ा डेंट पड़ेगा, और इससे चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक बाधित होगी। दूसरी चीज जो है ना, जो पॉपुलेशन का जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड जो था चीन का, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जो वन चाइना वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने थोपी चीनियों के ऊपर, अब स्थिति यह बन गई है कि आने वाले कुछ सालों में जो इनकी बुजुर्ग पॉपुलेशन की जनसंख्या इतनी हो जाएगी जितनी फ्रांस की जनसंख्या है कुछ ही सालों में। जो एक फ्रांस इतने बूढ़े लोग नए हो जाएंगे ऐड उनकी जनसंख्या में, तो आप समझ सकते हैं कि उसके रिपरकशन खाने वाले और कमाने वालों में कितना डिफरेंस होगा, और उसका उनकी अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी जो है ना, ये लगभग लगभग चाइना अपने जीडीपी का 10% अपने वृद्ध लोगों के लिए खर्च करता है। कुछ समय बाद माना जा रहा है, कुछ दशकों में ये 30%, 30% ऑफ जीडीपी चाइना को खर्च करना पड़ेगा। चाइना इतनी जल्दी बूढ़ा हो रहा है। फिर जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने के लिए उन्होंने किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ है रोहित जी की 60% जो चाइना का वाटर है खुद उनकी सरकार कहती है ह्यूमन कांटेक्ट के लायक भी नहीं बचा है। आप समझ रहे हैं कि कहां जा रही है ये चीजें। फिर उन्होंने अपनी जो लैंड को खराब किया है इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने के नाम पर, उससे हालात ये हो गए कि आज चाइना अपनी पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन इंपोर्टर बन चुका है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये उस तरफ जाती है, पतन की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। और स्पेशली जब ग्लोबल सिस्टम जिसने आपको उठाया था या उठाने में मदद की थी, उठाया तो नहीं था, उठने में मदद की थी, वो जब आपके एंटी खड़ा हो जाए और आपको नीचे लाना चाहता है, तो आप मानकर चले कि आपका देश जो है वो पतन की दिशा में जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीनी इकोनॉमी इज इन शेम्बल्स विद इन डेकेड्स। लेकिन आप ये सोचते राइट। हैं, और हमारे लोग जो सोचते हैं, देखिए हमारे लोग हिंदुस्तानी बहुत इमोशनल लोग होते हैं बेसिकली, तो हम लोग सोचते हैं कि 1-2 साल 4 साल 5 साल में ये हो जाएगा। नहीं होता है। बड़े पावर्स जो होते हैं, बड़ी आर्थिक शक्ति हो या कोई भी शक्ति हो, वो डेकेड्स निकल जाते हैं। कहते हैं ना कि हाथी कितना भी दुबला हो जाए बोतल में नहीं आता। तो चाइना को भी गिरने में, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये 1-2 दशक तो संघर्ष करना पड़ेगा हमको उसके साथ। लेकिन चाइना का पतन शुरू हो गया है, साफ साफ दिखता है। डेन शाओपिंग ने जो कुछ कमाया था, शी जिनपिंग बर्बाद कर रहा है। राइट। ये थे डॉक्टर गुलरेज शेख। इनफैक्ट एक कमेंट भी आया था, ये तो सर्जन हैं, आप इनको इंटरनेशनल एक्सपर्ट क्यों बोलते हैं? देखिए असलियत सही बात है। असलियत ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी एजुकेशन किसी चीज में, शक्तिकांत दास जो हमारे जी, आईएएस है वो। गवर्नर, वो हिस्ट्री ऑनर्स हैं, वो हिस्ट्री के ग्रेजुएट आईएएस हैं, और उसके बाद वो गवर्नर रिजर्व बैंक के, क्योंकि उन्होंने अपनी काबिलियत से और अपने एक्सपीरियंस से मास्टरी ली इकोनॉमिक्स में। वैसे ही डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, इन्होंने भी अपनी काबिलियत से और अपनी मेहनत से इंटरनेशनल अफेयर्स में मास्टरी ली है। तो डॉक्टर साहब, आपसे दोबारा बात होगी फिर इसी चाइना के इशू पे। नेक्स्ट टाइम अराउंड हम बात डेफिनेटली। करेंगे चाइनीज इकोनॉमी किस लेवल पे आ गई है। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। एक बात और आपके माध्यम से सारे ताइवान की जनता को उनका नेशनल डे की मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हिंदी ताइवानीज भाई भाई। हिंदी जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद।